हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिल्ड आईटी स्किल। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, बिल्ड आईटी स्किल चैनल पर एथिकल हैकिंग का कंप्लीट कोर्स आ रहा है जो बेसिक टू एडवांस लेवल तक होगा। उसका आज फर्स्ट मॉड्यूल कवर किया जाएगा जो कि है इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। मॉड्यूल को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ। जब आप किसी भी साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाते हो जॉब के लिए, चाहे वो शौक के लिए हो, वीपीटी के लिए हो, या किसी भी फील्ड में जाते हो, या एडब्ल्यूएस सिक्योरिटी में जाते हो, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जितनी फील्डें निकलती हैं, अगर किसी फील्ड में आप जाते हो तो उनमें जाने के लिए आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फंडामेंटल में चीज़ें क्या क्या आती हैं? लाइनक्स और नेटवर्किंग। अगर इनके आपको फंडामेंटल आते हैं तो आप ये जो कोर्स है आसानी से कर सकते हो और सब चीज़ें आसानी से सीख सकते हो। लेकिन अगर आपने नेटवर्किंग और लाइनक्स नहीं पढ़ी है तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं साथ के साथ चीज़ें आपको क्लियर करता जाऊंगा कि लाइनक्स में ये चीज़ें ऐसी होती हैं और नेटवर्किंग में चीज़ें ऐसी काम करती हैं। लेकिन अगर आपको पहले ही इन चीज़ों का पता है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और जो बात मैं बता रहा था कि साइबर सिक्योरिटी किसी फील्ड में जाने के लिए जो फंडामेंटल ज़रूरी है, वो इथिकल हैकिंग का जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं वो CEH कोर्स से शुरू होती है, जो इथिकल हैकिंग का कोर्स होता है। जो भी चीज़ें आप एडवांस लेवल पे पढ़ोगे, अगर आपने फिजिकल हैकिंग का कोर्स कर रखा है, फंडामेंटल क्लियर कर रखी हैं, तो आपके लिए एडवांस करना बहुत ही आसान हो जाता है। और जितने भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मोस्टली फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लाइनक्स रिलेटेड, नेटवर्किंग रिलेटेड और इथिकल हैकिंग रिलेटेड। अगर आपकी ये तीनों चीज़ें स्ट्रोंग है तो बहुत ही अच्छी पोस्ट ग्रैब कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉड्यूल शुरू करने से पहले हम अपनी लैब सेटअप करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। आप डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट इसलिए दिया क्योंकि अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट से डाउनलोड करोगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस पर लॉगिन करना पड़ेगा, अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि बहुत लेंथी प्रोसेस है। और उसके अंदर भी फिर आपको वर्जन चूज करना पड़ेगा कि कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। तो मैंने डायरेक्ट ही आपको एक ड्राइव के थ्रू VM वर्कस्टेशन प्रो प्रोवाइड कर दिया है। आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। जब आप इसको डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद जब आप इंस्टॉल करोगे, इसको इंस्टॉल करते टाइम अगर ये आपसे की मांगे तो मैं आपको ये गिटहब की जो अकाउंट है उस पर आपको मिल जाएगी आराम से। आपको यहाँ पे टाइप क्या करना है? VMware वर्कस्टेशन, VMware वर्कस्टेशन प्रो की। और लास्ट में आपको क्या करना है, जो लाइसेंस की है, लास्ट में आपको डालना है गिटहब और एंटर करना है। गिटहब की जब से फर्स्ट लिंक है इस पे क्लिक करके देखते हैं, अगर इस पे डाल रखी हो किसी ने। जैसे देखो ये की है, इनमें से कोई भी आप एक की चूज करोगे और वहां पे डालोगे तो आपका लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा। ये लाइसेंस की है। ये जितने भी किया है, अगर इनमें से कोई काम ना करे तो आप दूसरी ट्राई कर सकते हो। इनके डालने के बाद आपका VMware आराम से एक्टिव हो जाएगा। और जब आपका VMware शुरू होगा तो उसके बाद उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह से इसका इंटरफेस दिखेगा। अब बात करते हैं काली लाइनेक्स की।
अब Kali Linux को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने क्रोम पर आना है और टाइप करना है kali.org और एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके पास ऐसे इंटरफेस आएगा, जैसे इमेज वाले सेक्शन में आपने जाना है। यहाँ पे हमें ISO फाइल मिलेगी इसकी, ये वाली हमें फाइल डाउनलोड करनी है। ये रिकमेंडेड फाइल है जो कंप्लीट ऑफलाइन सेटअप है इसके अंदर। ये इस पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड होने लग जाएगी। जैसे मैं डाउनलोड पर क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड होने लग जाएगी। ये मैंने पहले डाउनलोड कर रखी है, तो आपने इस तरह से इसको डाउनलोड करना है। दूसरी बात, इसके अलावा हमें एक और मशीन की जरूरत पड़ेगी, जो कि है मेटास्प्लोइटेबल 2। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन। ये थोड़ा टाइम लेगा और देखो डायरेक्ट इस पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होने लग जाएगा। मैंने ये पहले डाउनलोड कर रखा है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आपने इन दोनों मशीनों को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, VM को ओपन करना है और इस पे जो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन, इस पर क्लिक करना है। आपका एक कस्टम पे सिलेक्टेड होगा तो इसको टिपिकल पे सिलेक्ट करना जो रिकमेंडेड है। नेक्स्ट करना उसके बाद। अब उसके बाद आप सिलेक्ट करना है आई विल इंस्टॉल दी ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, क्योंकि आप जो इसका ये फाइल हम बाद में डालेंगे इसके अंदर, शुरू में नहीं दे रहे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब हमारा जो फाइल लाइनक्स है वो लाइनक्स से रिलेटेड है, तो हम लाइनक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना वर्जन डेबियन 12 वाला। यहाँ पे यूनिक सिलेक्ट मिलेगा आपको डिफॉल्ट, तो आपको डेबियन सिलेक्ट करना है यहाँ पे 64 बिट वाला जो लेटेस्ट वर्जन है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। अब ये पूछ रहा है जो हमारी मशीन है उसका नाम क्या होगा, तो मैं उसका नाम दे रहा हूँ काली। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है ना विंडो 10 काली लिनक्स, तो ये यही नाम है जो आप यहाँ पे नाम डालोगे यहाँ पे शो करेगा। अब ये पूछ रहा है लोकेशन, जो आपकी मशीन काली लिनक्स आप इंस्टॉल कर रहे हो इसकी लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ पे इसको डालना है। ये बाई डिफॉल्ट सी पे सिलेक्ट होती है। अगर आपकी सी ड्राइव पहले से ही फुल है, उसमें स्पेस नहीं है, तो आप कोई दूसरी ड्राइव भी दे सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं सी नहीं देना चाहता, मैं मेरे किसी और ड्राइव का लिंक ड्राइव पे इसको सेव करूंगा। PC में गया, उसके बाद ई ड्राइव में आया, यहाँ पे मेरे चैनल वाले में गया और यहाँ पे एक इथिकल हैकिंग सिलेबस के नाम से फोल्डर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी और फोल्डर में इसको सेव करूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस लोकेशन पे जाऊंगा, ड्राइव ई बिल्ड IT स्किल, और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। फोल्डर का नाम दूंगा काली VM। ये फोल्डर क्रिएट हो गया है। अब वापिस यहाँ पे आऊंगा, ये देखो आप काली VM के नाम से यहाँ पे फोल्डर आगे सिलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा। अब इसकी लोकेशन आप देख सकते हो, ई ड्राइव के अंदर बिल्ड IT स्किल फोल्डर है, उसके अंदर एक और फोल्डर है काली VM के नाम से। ये इसकी लोकेशन है। आप इस तरह से जहाँ जिस भी लोकेशन पर इसको सेव करना चाहते हो वहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है मेमोरी के लिए आप जो अपनी SSD है उसका कितना साइज इसमें देना चाहते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपके सिस्टम में कितनी मेमोरी है आपके पास, 1 TB है, 500 GB है, 2 TB है। उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास 500 GB है, अगर उसमें भी वो 500 GB में से आपका 200 GB मेमोरी आपकी फुलफिल हो चुकी है, जो फ्री स्पेस है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम आप इस पे डालना 50 GB। अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो आप उसके अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा डालोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें जब आप एडवांस लेवल पर चीज़ें करोगे तो इसमें बहुत सारे टूलों की जरूरत होगी जो इंस्टॉल करोगे आप। तो उसके लिए
स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो आपकी मशीन लैग करेगी। तो आप अपना रिकॉर्ड, जैसे मेरे पास स्पेस है, मेरे पास 2 TB है, तो मैं 100 GB दे रहा हूँ इसको। ये जैसे सिलेक्ट, इसको ऐसे सिलेक्ट रहने देना और नेक्स्ट करना। अब इसकी जो कस्टमाइजेशन हार्डवेयर की वो करेंगे हम। कस्टमाइज हार्डवेयर पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें देनी है रैम। अब रैम भी आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है। आपके सिस्टम में 8 GB की रैम है, 16 GB है, 30 GB है। अगर आपके पास 8 GB रैम है तो आप इसको ऐसे रहने देना, 2 GB पे सिलेक्ट रहने देना। अगर 16 GB है तो 4 GB दे सकते हो आप। 4 GB पे कर देना इसको क्लिक ऐसे। अगर 32 GB तो 8 भी दे सकते हो। इसे जहाँ देना चाहते हो वो भी दे सकते हो। जैसे मेरे पास 16 GB है रैम, तो मैं 4 GB दे रहा हूँ इसको। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। अब इसमें दो तरह के प्रोसेसर हैं। नॉर्मल प्रोसेसर है और एक कोर प्रोसेसर है। अब इनको कैसे सेलेक्ट करेंगे हम? इनको सेलेक्ट करने के लिए हम अपना जो मशीन है उसके जो प्रोसेसर है उसके अंदर CPU है, उसके अंदर कितने कोर हैं और कितने प्रोसेसर है वो चेक करेंगे हम। उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप को क्लिक करेंगे। परफॉर्मेंस पर आएंगे। अब आएंगे CPU पर। अब देख सकते हो कोर दिखा रहा है ये, मेरे पास 14 कोर है और लॉजिकल प्रोसेसर दिखा रहा है 20। अब इनके अकॉर्डिंग आपने ये जो प्रोसेसर सेट करने हैं। ये बाय डिफॉल्ट ऐसे दो रहेगा और वन रहेगा यहाँ पे। अब इसको अगर मैं चाहूँ, जैसे मेरे पास वहाँ पे कितने, 16 थे, 14, 14 थे, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर 4 दूं। वहाँ पे थे मेरे पास 20। अब देखो मैं यहाँ पे 6 डाल रहा हूँ, तो ये क्या दिखा रहा है, पावरिंग ऑन दी वर्चुअल मशीन विल फेल बिकॉज इट इज कॉन्फ़िगर टू यूज मोर वर्चुअल प्रोसेसर फॉर देन दी होस्ट स्पोर्ट्स। अब ये अलाउ नहीं कर रहा। और ना ही हम इसको सेव कर सकते हैं, हमें इससे कम प्रोसेसर देने पड़ेंगे यहाँ पे। जैसे मैं 4 देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब 16 प्रोसेसर हो गए हैं। अब हमारे सिस्टम में जो भी चीजें काम करती है बैकग्राउंड में और भी चीजें होती हैं, सर्विसेज चलती रहती हैं, तो प्रोसेसर उसने वहाँ पे अलॉट कर रखे हैं कुछ। अब यहाँ पे हम ज्यादा देंगे तो वहाँ पे कमी रहेगी उनकी, तो इसलिए यहाँ पे वो अलॉट होने ही नहीं देता, ताकि हमारा सिस्टम क्रैश ना हो उसके। तो अभी मैंने 4 4 डाल दिया। आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चेक करके यहाँ पे ये चीजें डालना। उसके बाद जो हमने ISO डाउनलोड की थी वो यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे CD ड्राइव वाले पोर्शन में आके यहाँ पे यूज सेलेक्ट करना है, यूज ISO इमेज फाइल। इस पे क्लिक करने के बाद लोकेशन डालनी है उसकी। जैसे मैंने जो इमेज वो डाउनलोड कर रखी है ISO, वो ई ड्राइव के अंदर बिल्ड IT स्किल के अंदर डाल रखी है मैंने, ये रही फाइल नेक्स्ट। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट हो गई। और अब इसको करेंगे क्लोज और यहाँ से करेंगे फिनिश। अब हमारी मशीन सेट हो गई है। मतलब वर्चुअल मशीन सिर्फ एक क्रिएट हुई है अभी तो। अभी इसके अंदर जब इसको सेटअप करेंगे वो चीजें देखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारी मशीन को ऑन करेंगे, क्लिक करेंगे पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। अब आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। हमें सिलेक्ट रहेगा बाई डिफॉल्ट ग्राफिकल इंस्टॉल के अंदर। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एंटर क्लिक करना है एक बार, और एक बार माउस से क्लिक करना है ताकि इस पे अंदर चला जाए, और एंटर करना है। आपको कुछ और चीजें इसके अंदर छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा ही इसको ऐसे ही रहने देना, ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग ये टाइम लेगी। जितना पावरफुल आपका सिस्टम होगा उतनी ही जल्दी ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगी। अब यहाँ पे लैंग्वेज पूछ रहा है, लैंग्वेज हमने इंग्लिश ही रखनी है, तो कंटिन्यू करेंगे। अब ये लोकेशन पूछ रहा है, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लोकेशन दे सकते हो। इंडिया भी डाल सकते हो, यूनाइटेड स्टेट भी डाल सकते हो, आपके अकॉर्डिंग जैसा आप का मन करे वो डाल सकते हो आप। या आपकी अगर आप करंट लोकेशन नहीं देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, तो कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब कीबोर्ड के लिए पूछ रहा है, ये अमेरिका कीबोर्ड ही रखना मेरे को, जो इंग्लिश वाला है। कंटिन्यू करेंगे।
थोड़ा टाइम लेगा ये, वेट करो थोड़ा। जितने भी हम अटैक परफॉर्म करेंगे, वो अटैक परफॉर्म करेंगे हम काली लाइनेक्स की हेल्प से। और जिस पर अटैक करेंगे वो है मेटास्प्लॉइट मशीन, जिस पे हम टेस्टिंग करके देखेंगे, अटैक परफॉर्म करके देखेंगे। काली लाइनेक्स के अंदर 600 प्लस इन बिल्ड टूल हैं जो हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से उसके अंदर है। कुछ टूल हैं जो हमें डाउनलोड करने पड़ेंगे, कुछ उसके अंदर पहले से ही है। ये एक बहुत ही पावरफुल मशीन है, बहुत हेल्पफुल है ये। मोस्टली जो हैकर होते हैं वो काली लाइनेक्स का यूज करते हैं। अब ये होस्ट में पूछ रहा है, मैं काली नहीं, काली ही रखूंगा, आप कुछ चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कंटिन्यू करूंगा। डोमेन नेम में इसको ऐसे ही रखना है, कुछ नहीं डालना, इसके अंदर कंटिन्यू करना है। अब हमें यूजर क्रिएट करना है, जो यूजर का नाम है वो डालेंगे हम, काली रख रहा हूँ मैं। कंटिन्यू। यूजर नेम ऑफ यूर अकाउंट का नाम भी यही है, काली, ठीक है। अब पासवर्ड जो हमारा यूजर बनेगा, उसका जो पासवर्ड होगा वो रखना है हमें। आप कुछ भी रख सकते हैं आपको नए अकॉर्डिंग, मैं काली ही रख रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी वर्चुअल मशीन, जो काले की वेबसाइट है, या ये तो हमने आईएसओ डाउनलोड किया है, उस पे एक पूरी कंप्लीट पैकेज भी मिलता है, जहाँ पे हमें जो ये सेटअप कर रहा हूँ मैं, ये करने की जरूरत नहीं होती। और डायरेक्ट ही मशीन एक कंप्लीट होती है पहले से ही। वो सिर्फ हमें डाउनलोड करके वीएम के अंदर डालनी होती है और डायरेक्ट हमारी मशीन स्टार्ट हो जाती है। उसके अंदर जो पासवर्ड सेट होता है डिफॉल्ट, वो काली काली ही होता है। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर नहीं करना चाहते तो काली काली भी रख सकते हो। कंटिन्यू करेंगे। अब क्लॉक के लिए पूछ रहे हैं, क्लॉक में कॉन्फ़िगर करनी है। आप अपनी कंट्री के हिसाब से भी कर सकते हो, जैसा आपको टाइम के हिसाब से ठीक लगे कि कौन सा टाइम आपको चाहिए, वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। मैंने पैसिफिक कर रखा है। वेट करो थोड़ा, ये टाइम लेगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, हमारे चैनल पर जो भी आगे वीडियो आएगी इस कोर्स से रिलेटेड, वो सैटरडे को आएंगी, वो सैटरडे को आएंगी। टाइम रहेगा उसका 6:30 PM, शाम को आएंगी। आप इस टाइम पर आकर देख सकते हो। अब इसके बाद डायरेक्ट पार्टीशन पूछ रहे हैं डिस्क के, कंटिन्यू करेंगे डायरेक्ट, कुछ नहीं छेड़ना इसके अंदर। उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर कंटिन्यू करना है। एक ही पार्टीशन रखना हमें, फिर कंटिन्यू करना है। यहाँ पे करना है यस, राइट दी चेंजेस टू डिस्क, यस करना है और कंटिन्यू करना है। मशीन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, बाई चांस अगर आपकी मशीन करप्ट हो जाती है या नहीं चलती, तो आप फिर भी सिर्फ 1 सेकंड के अंदर अपनी मशीन को वापस लेके आ सकते हैं, बिना कोई भी चीज़ डाउनलोड किए। सिर्फ एक क्लिक, और आपकी जैसी मशीन की वैसी की वैसी आपके पास मिलेगी। आज हमारा जो मॉड्यूल है ये वैसे थ्योरेटिकल ही रहेगा। जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है उसके अंदर हम प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन का मॉड्यूल है, तो इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन ही देंगे। हैकिंग क्या होती है, हैकर कौन होता है, टाइप कितने होते हैं हैकर के, साइबर किल चेन क्या होती है, टीटीपीएस क्या होता है, शेयर ट्रेड क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। क्योंकि हैकिंग शुरू होने से पहले अगर आप इन चीज़ों का पता होगा, तभी आप अच्छे से
हैकिंग कर सकते हो, सिस्टम की टेस्टिंग कर सकते हो अच्छे से। अगर हमारे फंडामेंटल जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, जितना बेस हमारा मजबूत होगा, उतने ही चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर होंगी और अच्छे से हम परफॉर्म कर पाएंगे उनको। अगर ये प्रोसेस थोड़ी लेंथी होती है तो क्या पता मैं वीडियो को इसको थोड़ा फास्ट कर दूं। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगे, अगर कुछ प्रॉब्लम लगे, तो आप डायरेक्ट कमेंट करके बता सकते हो आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, कुछ चेंज करवाना चाहते हैं आप। क्लासेस जैसे मैं अभी रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, या आप चाहते हो कि मैं लाइव डालूं, वो भी बता सकते हो आप। मशीन को कॉन्फ़िगर कर रहा अभी, लेगा थोड़ा टाइम लेगा अभी, थोड़ी लेंथी प्रोसेस है ये। अब सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करना हमें यहाँ पे, ये जैसे ही जैसे सिलेक्ट करना है, इनको ऐसे ही रहने देना है, कुछ भी चीज़ें छेड़नी नहीं है हमें इनके अंदर। डायरेक्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेगा। जो iOS के अंदर जितनी भी चीज़ें जिप जिप में थी, उनको अनजिप करेगा, उन चीज़ों को एक्टिवेट करेगा ये। आगे जब हमारी क्लासेस होगी तो हमें एक विंडो 10 या ISO की भी जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपको आगे डाउनलोड करवा दूंगा, डायरेक्ट ही प्रोवाइड कर दूंगा ड्राइव के थ्रू, जिस पे हम विंडो पे भी अटैक करके देखेंगे। एक काम और कर लेते हैं हम, तब तक ये इंस्टॉल होती है। जो हमारा मेटास्प्लोइटेबल 2 है, उसको भी सेटअप कर लेते हैं। उसको सेटअप करने के लिए, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि काली की एक और मशीन होती है, जो पहले से ही क्रिएट हुई होती है, जिसे हम काली की साइड से डाउनलोड करती है। तो जो हमने डाउनलोड की थी ISO फाइल थी, लेकिन मशीन जैसे हमने अभी सेटअप की थी, ऐसे पहले से ही सेटअप हुई हुई आती है। उसको डायरेक्ट कैसे चला सकते हैं हम? उसके लिए हम क्या करेंगे, ओपन ए वर्चुअल मशीन पर क्लिक करेंगे। वो जो हमारी फाइल है वो देख रहा हूँ मैं, शायद मैंने अनजिप नहीं किया उसको, 1 मिनट रुको। ये मेटास्प्लोइट डाउनलोड होने के बाद ऐसी दिखेगी, डाउनलोड होने के बाद उसको अनजिप करना है हमें। एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट होने के बाद अब जैसे यहाँ पे शो नहीं हो रहा था कुछ, अब यहाँ पे शो करेगी। अब यहाँ पे अनजिप हो गई है, ये दिख रही है ना। अब VMS जाएंगे, ओपन वर्चुअल मशीन करेंगे। यहाँ पे ये दिख रही है आपको मेटास्प्लोइटेबल, इस पर क्लिक करेंगे और बूम। वो जब हमने लाइन काली वाली मशीन की थी, तो इस प्रोसेस पर आने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेमोरी इसने पहले ही सिलेक्ट कर रखी है 512 MB, प्रोसेसर एक दे रखा है, रैम इसने 8 GB दे रखी है। नहीं, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। हार्ड डिस्क जो SSD है वो 8 GB दे रखी है, और जो रैम है वो 512 MB दे रखी है। CD ऑटो डिटेक्ट कर रखी है इसने। अब हमें, और जैसे अब हमें जैसे ये मशीन डाउनलोड कर रहे हैं हम, इसके अंदर एक कॉन्फ़िगर हो रही है चीज़ें, पासवर्ड वगैरह डाला हमने, यूजर का नाम डाला। इसमें हमें ऐसा कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ये पहले से एक कंप्लीट सेटअप है। इसमें हमें पासवर्ड पहले ही प्रोवाइड किए गए हैं, ये देखो। दी 1 मिनट। दी डिफॉल्ट लॉगिन एंड पासवर्ड इज MSF एडमिन। MSF एडमिन मतलब इसका यूजर नेम भी MSF एडमिन है, और पासवर्ड भी MSF एडमिन है। इनके थ्रू हम लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए हमें पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन करेंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम लेगा ये लॉन्च होने में। उसके बाद ये हमें एक इंटरफेस देगा ये, जहाँ पे हमें यूजर नेम
और पासवर्ड डालने का ऑप्शन देगा, वहाँ पे हमें MSF एडमिन और MSF एडमिन डालना है, और फिर हम लॉगिन कर जाएंगे। ये इस तरह से होगा। जो नेक्स्ट मॉड्यूल आएगा उसके लिए आपकी ये दोनों चीज़ें सेटअप होनी ज़रूरी है। इनके बिना आप कोई भी अटैक परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इन्हीं की हेल्प से होगा जो भी होगा। अगर आप ये सेटअप नहीं करते हो तो आपका वो मॉड्यूल करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सिर्फ थ्योरी और वीडियो देखने से आप कुछ समझ नहीं पाओगे। और एक बात और, साथ के साथ आप अपने नोट्स प्रिपेयर करना, साथ के साथ लिखते रहना, तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि लिखने से हमारा जो माइंड है वो चीज़ों को जल्दी कैप्चर करता है, और लंबे समय तक वो चीज़ याद रहती है हमें भी। अगर आप अच्छे से हैकिंग सीखना चाहते हो तो इन चीज़ों को फॉलो करना, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे डायरेक्ट कंटिन्यू करना है, कुछ चीज़ें चेंज नहीं करनी है। यहाँ पे सिलेक्ट करना है देव ST, कंटिन्यू करना है। बस होने हो ही गया कंप्लीट, ये कुछ ही चीज़ें बाकी हैं अभी। देख सकते हैं आप, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। क्लिक करते हैं कंटिन्यू पर। हमारी मशीन को रिबूट कर रहा है अभी। स्टार्ट होने के बाद अब देख सकते हैं आप, जब हम अपनी मशीन को जब भी अब शुरू करेंगे शुरुआत से, तो इस तरह से शुरू होगी हमारी मशीन। दस 15 सेकंड का टाइम टाइम लेगा ये। देख सकते हैं आप किस तरह से शुरू हो रही है। यहाँ पे हमारे यूजर नेम डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे पासवर्ड, जो भी था काली काली, और एंटर करेंगे। अब देख सकते हो लॉगिन हो चुके हैं हम। इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। आप देख सकते हो ये सभी सभी टूल है, जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं। जैसे रिकोनेंस के टूल है, ये रिकोनेंस के टूल है सभी के सभी। रिसोर्स डेवलपमेंट के टूल ये है। इनिशियल एक्सेस लेना है तो उसके लिए इन टूल का यूज होगा। तो इसके अंदर 600+ टूल हैं जिनका हम यूज करेंगे। जिन टूल का हम यूज लेना होगा वो हम यूज लेंगे। ये इसका टर्मिनल है। देख सकते हो आप, ये हो गई हमारी मशीन सेटअप। जितने लोग आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने नेक्स्ट मॉड्यूल, जो आपका नेक्स्ट मॉड्यूल होगा वो प्रैक्टिकल करना है, तो उसके लिए आपको काली लाइनेक्स और ये मेटास्प्लोइट वाली मशीन है, ये दोनों आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर इंस्टॉल नहीं होगी तो आप प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, और प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो फिर इन वीडियो का देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करेंगे चीज़ों के साथ, तब तक चीज़ें आप नहीं सीख सकते। अगर आप चाहते हैं हैकिंग सीखना तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना ही पड़ेगा, और एक बार नहीं बार बार करके देखना पड़ेगा। जब जाके चीज़ें अपने दिमाग में फिट होंगी,
अब हमारी मशीन हो गई सेटअप। अब बात करते हैं, इसको करते हैं क्लोज। मशीन अपनी चालू है ना। कैंसिल करते हैं इसको। और एक बात और, जब भी आप अपनी मशीन को शट डाउन करें तो डायरेक्ट जैसे अब मैं करा था ना, ऐसे कभी मत करना। इससे आपकी मशीन करप्ट हो सकती है। आपको सिंपली क्या करना है, जब आपकी मशीन ऑन हो तो यहाँ पे राइट साइड में आपको सिंबल दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, लॉग आउट का। इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक ऐसा इंटरफेस देगा। इसमें ऑप्शन है शट डाउन का, शट डाउन पे क्लिक करेंगे। बस ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगी। अब आप सिंपली कट कर सकते हैं। इस तरह से आपको अगर कोई भी मशीन आप इसके अंदर सेटअप कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको उसको क्लोज करना है, डायरेक्ट नहीं करना। क्योंकि अगर जो भी मशीन आप ऐसे करोगे, क्या पता एक दो बार में ना हो, करप्ट हो। इन इससे अगर ज़्यादा बार हो गई तो आपकी करप्ट हो सकती है। उसके अंदर आपका जितना भी डाटा है वो सारा फिर ऐसे ही लॉस चला जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको, जो आने वाली वीडियो होंगी, उनमें मैं आपको एक ऐसा तरीका ही बताऊंगा। अगर आप बाई चांस ऐसे क्लिक करके आपकी मशीन करप्ट कर लेते हैं तो एक ऐसा तरीका भी है जिसकी हेल्प से सिर्फ आपको एक क्लिक करना है और आपकी मशीन पहले की जैसी वैसी वैसी आपको मिल जाएगी। सभी के सभी टूल ऐसे के ऐसे मिलेंगे, जो भी आपने डाउनलोड किए होंगे, जितना भी आपका डाटा उसके अंदर होगा, कंप्लीट वैसा की वैसा आपको मिलेगा। वो चीज़ें भी आपको आगे समझाऊंगा मैं। आज का टॉपिक हमारा सेटअप का था, और वो अब हमने देखा कि हम अपनी मशीन को कैसे सेटअप कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट मॉड्यूल, जो कि इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप बताओ कि हैकिंग होती क्या है। अपने अपने आंसर आप कमेंट में डाल सकते हो। व्हाट इज हैकिंग? क्योंकि हैकिंग की कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं होती। हैकिंग हर कोई अपने वर्ड्स में डिफाइन कर सकता है। आप अगर कहीं भी गूगल पे सर्च करोगे या आप किसी दूसरे ब्राउजर में सर्च करोगे तो दोनों जगह या अलग अलग वेबसाइट्स पे आप जब जाओगे, आप आर्टिकल पढ़ोगे तो सभी जगह आपको जो हैकिंग डेफिनेशन है वो अलग अलग मिलेगी। कहीं भी सेम डेफिनेशन नहीं मिलेगी। मोस्टली हम हैकिंग किसे कहते हैं, जैसे जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन डाल रखी है। हैकिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लॉइटिंग वीकनेस। मतलब एक प्रोसेस है ये, एक जिसके अंदर हम वीकनेस होती है जो कंपनी के अंदर, वेबसाइट के अंदर, डिवाइस के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट मतलब उस वीकनेस का फायदा उठाकर उस सिस्टम के अंदर घुसना। एक्सप्लॉइट किन चीज़ों को करेंगे हम? डिजिटल डिवाइस को करेंगे, सॉफ्टवेयर को करेंगे, नेटवर्क को करेंगे। क्यों करेंगे? टू गेन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिस्टम विदाउट परमिशन। मतलब जो सामने वाला पर्सन है, उसकी बिना परमिशन के हम उसकी सिस्टम को एक्सेस करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे या उसका डाटा चोरी करेंगे। While commonly associated with illegal activity, hacking is not always malicious। मतलब हैकिंग हर बार इलीगल नहीं होती। वो डिपेंड करता है हैकर के माइंडसेट पर। अगर उसका माइंडसेट किसी को हार्म पहुंचाना है तो वो इलीगल में आएगा। अगर उसका पर्पस सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है तो इथिकल में आएगा। वो हैकर के माइंडसेट पे डिपेंड करता है। लेकिन जब हम मोस्टली जब भी हम हैकिंग या हैकर वर्ड सुनते हैं तो डायरेक्ट हमारा दिमाग में ट्रिगर होता है कि ये क्रिमिनल है जो इलीगल काम करता है। अब बात करते हैं हैकर। हैकर होता कौन है? हु इज ए हैकर? हैकर इज ए पर्सन हु ब्रेक इनटू ए सिस्टम और नेटवर्क विदाउट ऑथराइजेशन टू डिस्ट्रॉय, स्टील सेंसिटिव डाटा और परफॉर्म मैलिशियस एक्शन। मतलब हैकर क्या है? एक पर्सन है जो क्या करता है, एक सिस्टम और नेटवर्क को ब्रेक करता है, उसको बिना किसी परमिशन और ऑथराइजेशन के उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, डाटा चोरी कर सकता है, सेंसिटिव डाटा हो जो, और कोई भी मैलिशियस अटैक परफॉर्म कर सकता है। एक तो डेफिनेशन ये होगी इसकी। और दूसरी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि ए हैकर इज ए स्किल्ड इंजीनियर और प्रोग्रामर।
विद इनफ नॉलेज टू डिस्कवर वल्नरेबिलिटीज इन ए टारगेट सिस्टम। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास इतनी नॉलेज है कि वो किसी भी डिजिटल डिवाइस के अंदर वल्नरेबिलिटी निकाल कर, नेटवर्क के अंदर वल्नरेबिलिटी निकाल कर, वीकनेस फाइंड करके टारगेट सिस्टम पर अटैक कर सके या उसका एक्सेस अपने सिस्टम पे ले सके, उसे हम हैकर बोलेंगे। हम बात करते हैं इथिकल हैकिंग क्या होती है। इथिकल हैकिंग का अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, इथिकल हैकर वो पर्सन होता है जो किसी भी सिस्टम, नेटवर्क या डिवाइस को परमिशन के साथ टेस्ट करता है या हैक करता है, उसे हम इथिकल हैकिंग बोलते हैं। जैसे डेफिनेशन पढ़ते हैं, इथिकल हैकिंग इज द ऑथोराइज्ड प्रैक्टिस, मतलब परमिशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं हम, जो टेस्टिंग करते हैं सिस्टम के ऊपर और नेटवर्क एंड एप्लीकेशन, मतलब नेटवर्क के ऊपर या एप्लीकेशन के ऊपर। तो मतलब क्यों करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं वीकनेस को, फिर उसको वीकनेस फिक्स करते हैं, सिक्योरिटी वीकनेस को। लेकिन ये काम कब करना होता है, ताकि जो सामने वाला हैकर है वो उस वीकनेस का हमसे पहले फायदा ना उठा ले। उसके फायदा उठाने से पहले ही हमें इन चीजों को समझना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, वीकनेस को फिक्स करना होता है। क्योंकि अगर हमसे पहले अगर हैकर ने इस वीकनेस को फाइंड कर लिया, तो इसकी हेल्प से सामने वाले पर्सन को हार्म पहुंचा सकता है। एथिकल हैकर यूज रियल हैकिंग टेक्निक्स विद परमिशन, मतलब वो जितनी भी टेक्निक का यूज करता है वो परमिशन के साथ करता है। जब भी हम किसी भी कंपनी पर नेटवर्क पर टेस्टिंग करते हैं, तो सामने वाले पर्सन के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम क्या क्या चीजें परफॉर्म करेंगे, और लास्ट में हम एक उन्हें पीओसी क्रिएट करके देते हैं जिसे रिपोर्ट बोलते हैं। उसके अंदर हम बताते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हमने टेस्ट की हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैकर्स। अब आपने मोस्टली देखा हो तो आपने तीन ही हैकर्स के बारे में पढ़ा होगा, व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। जो डिफॉल्ट मतलब मोस्टली सबसे ऊपर रहते हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो बात करते हैं व्हाइट हैट हैकर, जिसे हम इथिकल हैकर भी बोलते हैं। ये वो होते हैं जो परमिशन के साथ काम करते हैं, जैसे बग हंटर्स हो गए, पेनिट्रेशन टेस्टर हो गए, हैकिंग विद लीगल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पहले परमिशन लेते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीजें मेंशन होती है कि आपको हमारी जो कंपनी के क्रेडेंशियल्स हैं हम प्रोवाइड करेंगे, वो आप किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो आपके पास ही रहेंगे और आप टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज करोगे बस उनका। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका। हम बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर वो होते हैं जो बिना किसी परमिशन के टारगेट सिस्टम पर अटैक करते हैं या टेस्टिंग करते हैं, जैसे साइबर टेररिस्ट हो गए, सुसाइड हैकर हो गए, जिसका इंटेंशन बैड होता है, मतलब इनका इंटेंशन होता है कि सामने वाले पर्सन को हार्म पहुंचाना है या उससे रैंसम कलेक्ट करना है, रैंसम मतलब पैसे कलेक्ट करने हैं। अब बात करते हैं ग्रे हैट हैकर की। ग्रे हैट हैकर वो होता है जो कभी कभी इथिकल वे में काम करता है और कभी कभी इलीगल वे में काम करता है, मतलब ये व्हाइट हैट और ब्लैक हैट हैकर का कॉम्बिनेशन होता है। कभी कभी ये परमिशन के साथ काम करते हैं और कभी कभी विदाउट परमिशन के काम करते हैं। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडी वो पर्सन होते हैं जो हमारी साइबर सिक्योरिटी की इस फील्ड में नए नए होते हैं, उन्हें ज्यादा साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज नहीं होती। उन्हें कहीं से भी कोई आर्टिकल या यूट्यूब से कोई वीडियो मिली और वहां से वो कमांड कॉपी की और डायरेक्ट पेस्ट करके उसे एग्जीक्यूट कर दिया, वो होते हैं स्क्रिप्ट किडी। उन्हें नॉलेज नहीं होती जो हमने कमांड यूज किया है वो काम कैसे कर दिया है, और इस कमांड का यूज करने के बाद तुम पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। मतलब उसे ना तो ये पता होता कि जो हमारा मैक एड्रेस है वो सामने वाले पर्सन के पास जाएगा, उसकी वजह से हम मतलब पकड़े जा सकते हैं, हमें पेनल्टी लग सकती है, हमें जेल हो सकती है। उन्हें मतलब इन चीजों का पता नहीं होता, वो इस फील्ड में नहीं होते हैं, उन्हें क्यूरियोसिटी इतनी होती है कि वो चीजों को देख के ट्रिगर होता है कि हाँ हैकिंग, तो सामने वाले पर्सन पे वो अटैक करना परफॉर्म कर देते हैं, जैसे डीडोज अटैक। और कहीं पे किसी को मिलता है कि डीडोज अटैक क्या होता है, कैसे परफॉर्म होता है, अगर मैं बताऊं, डीडोज की हेल्प से आप सामने वाले पर्सन के सर्वर और सिस्टम को क्रैश करवा सकते हो। वो मतलब काम ही नहीं करेगा जब तक आप अटैक परफॉर्म करोगे उस पर। तो ऐसी एक्टिविटी फिर वो करने की कोशिश करते हैं, वो स्क्रिप्ट किडीज होते हैं। बात करते हैं हैकटिविस्ट।
एक्टिविस्ट मोस्टली ये मतलब ग्रुप होता है, ये कोई एक पर्सन नहीं होता, जो क्या करते हैं, समवन हु हैक फॉर ए केस पॉलिटिकल एजेंडा। मतलब ये वो पर्सन, वो ग्रुप होता है हैकर्स का। जैसे गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली और वो पॉलिसी हैकर्स को पसंद नहीं आई, इस ग्रुप को, तो वो क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट को वार्निंग देंगे कि आप इस जो आपने ये चीज लागू की है, इसको रिमूव करो, नहीं तो हम लोगों को परेशान करेंगे, या गवर्नमेंट में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनको परेशान करेंगे, या गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी डाटा है उनको चोरी करके बाहर भेज सकते हैं। मतलब कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे हमारी मतलब गवर्नमेंट को हार्म पहुंचे। जैसे आपने अगर एक हैकिंग ग्रुप का नाम सुना देख हो, सकते हो एनोनिमस। एनोनिमस, आपने वो मास्क देखा होगा, जो व्हाइट कलर का मास्क होता है, जो हैकर्स यूज करते हैं ताकि उनका फेस रिवील ना हो, वो एनोनिमस ग्रुप होता है, वो उन्हीं का मास्क है। अब बात करते हैं सुसाइड हैकर्स। मतलब ये वो हैकर होते हैं जिन्हें सिर्फ अपना गोल कंप्लीट करना होता है, जो इन्हें मतलब पैसों के जरिए या अपने किसी भी निजी काम के लिए किसी को परेशान करना हो, इनका मतलब होता है सिर्फ अपने गोल को अचीव करना, जो अपनी एक्टिविटी है उनको परफॉर्म करना। इन्हें ना ही जेल जाने से का डर होता है, ना ही कोई पेनल्टी या पनिशमेंट का डर होता है। जैसे डेफिनेशन देखते हैं इसकी, आर हैकर्स दैट आर नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग टू जेल। मतलब इन्हें जेल जाने का कोई डर नहीं होता, और फेसिंग एनी सोर्ट और पनिशमेंट, मतलब इन्हें कोई भी सजा मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हैक टू गेट दी जॉब डन, मतलब इनका काम सिर्फ अपनी काम को पूरा करना होता है, वो सुसाइड हैकर्स होते हैं। अब बात करते हैं साइबर टेररिस्ट, मोटिवेटेड बाय रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ टू क्रिएट फियर और डिसरप्शन। मतलब साइबर टेररिस्ट वो होते हैं जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करते हैं, या किसी धर्म को टारगेट करते हैं। वो क्या करेंगे, अगर किसी धर्म को टारगेट करना है, वो इस तरह की न्यूज पब्लिश करेंगे जिससे उस धर्म से और रिलेटेड लोगों को लोगों में आक्रोश पैदा हो। इस चीज का वो फायदा उठाते हैं। अब बात करते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर। मतलब ये वो हैकर होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट खुद हायर करती है, सामने वाली कंट्री या पर्सन के सीक्रेट्स को फाइंड करने के लिए। हायर्ड बाय गवर्नमेंट टू गेन टॉप सीक्रेट्स ऑफ अदर कंट्रीज। जैसे हमारी इंडिया है, अगर इंडिया को किसी दूसरी कंट्री की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है, तो क्या करेगी, प्रोफेशनल हैकर्स को हायर करेगी, और फिर वो सामने वाले कंट्री पे अटैक परफॉर्म करवाएगी, जो उनके लिए उस इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन निकाल के देगा। वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर होते हैं जिसे गवर्नमेंट खुद हायर करती है। बात करते हैं पेंटेशन टेस्टिंग। पेंटेशन टेस्टिंग को हम पेन टेस्टिंग भी बोलते हैं। ये एक सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है। इथिकल हैकर कंडक्ट प्लान्ड अटैक ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ये एक रोड मैप क्रिएट करता है हैकर सबसे पहले, कि उसको सबसे पहले क्या क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो वो अपना एक रोड मैप क्रिएट करता है, और फिर सामने वाले टारगेट सिस्टम पर अटैक परफॉर्म करता है। क्यों करता है, आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सप्लॉइट और वल्नरेबिलिटीज को। उसका गोल क्या होता है, फाइंड वीक स्पॉट इन टारगेट सिस्टम। टारगेट सिस्टम है जो, उसके अंदर वीकनेस को फाइंड करना, और फिर उनको डिफेंस करना, मतलब उन चीजों को फिक्स करना। कुड बी एक्सप्लॉइटेड बाय द malicious, मतलब अटैक करके एक्सप्लॉइट करने से पहले उन चीजों को फिक्स करना। चल मैं अगर नॉर्मल बात समय बताऊं, तो एक तरह की टेस्टिंग होती है जो कंपनी खुद करवाती है पेनिट्रेशन से। इनका काम होता है कि सामने वाले टारगेट सिस्टम पर टेस्टिंग परफॉर्म करना, उसके अंदर वीक वीकनेस और लूपहोल फाइंड करना, फिर उनको एक्सप्लॉइट करके देखना, और फिर उनको फिक्स करना। और ये जो प्रोसेस होती है, वो लास्ट में क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बना के देते हैं, जिसे पीओसी बोलते हैं। उसके अंदर हर एक चीज शुरू से लास्ट तक जो जो चीजें उन्होंने फाइंड की हैं, क्या क्या चीजें उन्हें कहाँ पे मिली, वो सभी उसके अंदर मेंशन होती है। वो ये काम होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। अब बात करते हैं
टाइप ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये 3 तरह की होती है, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स और व्हाइट बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, जो अटैकर होता है कंपनी की तरफ से उसको कुछ मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं दी जाती। उसको बोला जाएगा डायरेक्ट कि ये हमारी डोमेन है या हमारा आईपी एड्रेस है, आप डायरेक्ट टेस्टिंग करो। उसको कोई एक्स्ट्रा या कुछ भी नॉलेज नहीं दी जाती ब्लैक ब्लैक बॉक्स के अंदर। बात करते हैं ग्रे बॉक्स। ग्रे बॉक्स के अंदर क्या होता है, जो कंपनी है वो उसको क्या करेगी, नेटवर्क की नॉलेज दे देगी, क्रेडेंशियल दे देगी कंपनी के, यूजर नेम और पासवर्ड, मतलब कुछ थोड़ी बहुत कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, जिसके थ्रू हैकर टेस्टिंग करेगा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेगा। अब बात करते हैं व्हाइट बॉक्स की। व्हाइट बॉक्स के अंदर क्या होगा, टेस्टर के पास कंप्लीट वेबसाइट की नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन देगी। उसके अंदर क्या होगा, कंप्लीट नॉलेज देगी कंपनी उसको। उसके अंदर सोर्स कोड भी होगा कंपनी का, और आर्किटेक्चर के बारे में पता होगा हैकर को कि जो वेबसाइट उसका आर्किटेक्चर कैसा है, कौन कौन सी लैंग्वेज इसके अंदर कोड के अंदर यूज हुई है। क्रेडेंशियल मतलब कंप्लीट नॉलेज देंगे उसको। इसका फायदा क्या होगा कंप्लीट देने का, तो पेनिट्रेशन टेस्टर को बेनिफिट ये होगा कि वो डीप डाइव सिक्योरिटी टेस्टिंग कर सकता है, अगर उसके पास कंप्लीट नॉलेज होगी तो। अब बात करते हैं साइबर किल चैन मेथोडोलॉजी के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइबर किल चैन मेथोडोलॉजी इज स्टेप बाय स्टेप मेथड, एक मेथड है जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है। इन अटैक इज प्रिपेयर्ड बाय अटैकर, मतलब अटैकर के द्वारा जो अटैक है वो, मतलब जब अटैकर कोई भी प्लान बनाता है, मतलब जब हैकर कोई टेस्टर को जब भी कोई था मतलब टारगेट वाला सिस्टम है जो उस पे अटैक परफॉर्म करना होता है, तो वो डायरेक्ट ऐसे ही अटैक परफॉर्म नहीं करता। वो सबसे पहले अपना एक रोड मैप तैयार करता है, जिसके अंदर वो मेंशन करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, ऐसे हम तो एक स्टेप इसके अंदर 7 फेज है। पहला है रिकॉनेंस, वेपनाइजेशन, डिलीवरी, एक्सप्लॉइटेशन, इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल, और लास्ट है एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। हम बात करते हैं रिकॉनेंस की। रिकॉनेंस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन गैदर करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, जो सामने वाला टारगेट सिस्टम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। यहाँ पे हम ये बेसिक पढ़ रहे हैं, जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ही है। उसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग 2 तरीके से होती है, पैसिव और एक्टिव। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको। तो फर्स्ट टाइम में वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करेगा सामने टारगेट सिस्टम की। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो कि वेपनाइजेशन है। अब जो इंफॉर्मेशन उसने फर्स्ट टाइम में इकट्ठा किया है, उनकी हेल्प से वो क्या करेगा, एक मेलिशियस पेलोड बनाएगा। जितनी भी उसको लैंग्वेज आती हैं उनको कंबाइन करके या किसी भी लैंग्वेज का यूज करके वो एक पेलोड क्रिएट करेगा टू एक्सप्लोर दी आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटीज। मतलब जितनी भी वल्नरेबिलिटी उसने फाइंड वीकनेस फाइंड किया है उनको एक्सप्लोइट करेगा इस मैसेज पेलोड की हेल्प से। मतलब एक वेपन तैयार कर लिया उसने। अब बात करते हैं इस वेपन को डिलीवरी करवाने की, मतलब जो टारगेट सिस्टम है उसके सिस्टम पे इसको डिलीवर कैसे करवा सकता है। थर्ड स्टेप होता है डिलीवरी का, ट्रांसमिटिंग दी वेपनाइज्ड पेलोड टू टारगेट। मतलब इस वेपन को, पेलोड को टारगेट सिस्टम पे डिलीवर करवाएगा, इसके थ्रू, ईमेल के थ्रू और वेब के थ्रू। इसके अलावा बहुत सारे और भी मेथड होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो फोर्थ स्टेप है वो है एक्सप्लॉइटेशन, एग्जीक्यूटिंग द पेलोड टू गेन एक्सेस टू द टारगेट सिस्टम। अब क्या करेगा, जो इसने पेलोड डिलीवर करवाया है उसकी हेल्प से एग्जीक्यूट करवाएगा वो पेलोड को। एक्सप्लॉइटेशन के अंदर हम उस चीज को, पेलोड को एग्जीक्यूट करवाते हैं टू गेन एक्सेस, टारगेट सिस्टम का एक्सेस लेने के लिए। 5 स्टेप है वो है इंस्टॉलेशन। अब जो वेपन, जो मतलब हमने एक्सप्लॉइट करवाया, जो एग्जीक्यूट करवाया पेलोड को, उस पेलोड को एग्जीक्यूट करवाने के बाद हम उस टारगेट सिस्टम पर एक मालवेयर इंस्टॉल करवाएंगे इंस्टॉलेशन के अंदर। वो मालवेयर कोई भी हो सकता है। अब 6 स्टेप है वह कमांड एंड कंट्रोल। अब जो मालवेयर हमने इंस्टॉल करवाया है वो, उसके थ्रू हम कनेक्ट होंगे और उस मालवेयर की हेल्प से हम एक चैनल क्रिएट करेंगे टारगेट सिस्टम से अटैकर सिस्टम की तरफ।
इस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन चैनल टू कंट्रोल दी कॉम्प्रोमाइज सिस्टम। जो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज किया हमने, वहां से टारगेट जो मतलब करे, उसके बीच में एक लाइन या मतलब एक वायर की तरह कनेक्शन बनेगा, जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर पाएंगे आपस में। जो कमांड वहां पे वो डालेगा और वहां पे वो रिएक्ट करेगी हैकर सिस्टम पे। अब बात करते हैं एक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स की। मतलब अब सभी काम पूरे चुके हैं उसके। उसने मालवेयर इंस्टॉल करवा दिया। अब उसका काम जो फाइनल उसका गोल है वो उसको अचीव करेगा। अब उसका गोल कुछ भी हो सकता है, या तो उसके सिस्टम को इनक्रिप्ट करके उससे रैंसम की डिमांड करना, या उसके डाटा को चोरी करना, उसके डाटा को ब्रीच करवाना, पब्लिकली अपलोड करना उसके डाटा को। मतलब वो उसके इंटेंशन पे डिपेंड करता है, मतलब उसका जो लास्ट में जो गोल है उसका, उसको अचीव करेगा वो। ये है 7 जो इसके फेज हैं। इस तरह से काम करते हैं साइबर किल चेन मेथोलॉजी के। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं टीटीपीस की। टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीड्यूर्स। टैक्टिक्स क्या होती है? टैक्टिक्स का मतलब होता है एम। जो हैकर का एम होता है वो इसके अंदर अचीव करता है, उसको बोलते हैं टैक्टिक्स। एम टू अचीव। और वो एम अचीव कैसे करेगा? उस एम को अचीव करने के लिए जो जो टेक्निक्स का यूज करेगा, जो जो मेथोलॉजी का यूज करेगा, वो उसको बोलते हैं टेक्निक्स। अब उसने अपना एम भी डिसाइड कर लिया, और ये भी डिसाइड कर लिया कि कौन कौन सी टेक्निक का यूज करेगा। अब जो फाइनल उसका स्टेप होगा, उसके अंदर वो क्या करेगा? टूल, जो जो टूल वो उसके अंदर यूज करेगा, जो जो स्टेप वो यूज करेगा, उसको बोलेंगे प्रोसीड्यूर। और उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। टैक्टिक्स, टेक्निक एंड प्रोसीड्यूर। मतलब सबसे पहले हैकर ने क्या किया? अपना एक एम बनाया, और अपना एक गोल क्रिएट किया कि मुझे इस पर्सन पर अटैक करना है। उसके बाद वो टेक्निक यूज करेगा। उसने अपना एक रोड मैप तैयार किया कि मुझे इसके अंदर ये टेक्निक यूज करनी है। उसके बाद प्रोसीड्यूर, प्रोसीड्यूर के अंदर वो क्या करेगा? जो जो टूल यूज यूज करेगा उनको मेंशन करेगा, और जो जो स्टेप उसने फॉलो करने हैं उनको मेंशन करेगा। और लास्ट में वो अटैक को एग्जीक्यूट करवाएगा। तो हुआ। अब बात करते हैं एक फ्रेमवर्क के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, जो कि है माइत्रे फ्रेमवर्क। इसे हम मित्रे फ्रेमवर्क भी बोलते हैं कुछ लोग। ये क्या है? माइत्रे अटैक फ्रेमवर्क इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड नॉलेज बेस ऑफ एडवर्सरी टैक्टिक, टेक्निक एंड प्रोसीड्यूर। जो मैं आपको अभी बता रहा था ना, एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर टैक्टिक, टेक्निक्स, प्रोसीड्यूर दोनों चीजें होती हैं, जिनकी हेल्प से हम अटैक भी परफॉर्म कर सकते हैं और डिफेंस भी कर सकते हैं। ये वही फ्रेमवर्क है। ये इसकी वेबसाइट, आप इस पे क्लिक करके देख सकते हो। इस पे बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल है। मतलब जितने भी रियल लाइफ में अटैकर्स ने जितने भी अटैक परफॉर्म किए हैं, जो भी पब्लिक हुए हैं, वो सभी की सभी, जो मतलब हैकर्स के द्वारा खुद के जो मतलब रोड मैप क्रिएट किया गया था खुद का स्टेप बाय स्टेप, वो सब सारा का सारा इस फ्रेमवर्क पर अवेलेबल है। इसमें बताया गया है कि अगर हैकर्स ये स्टेप फॉलो करता है, तो डिफेंडर को इस टूल की हेल्प से हम डिफेंड कर सकते हैं। हम जो अटैक हुआ उसको डिफेंड कर सकते हैं इस टूल की हेल्प से। मतलब पे मिटिगेशन भी डाल रखी है, और अटैक भी डाल रखा है कि किन किन टूलों की हेल्प से अटैक होगा, और किन टूल की वजह से की हेल्प से हम डिफेंड कर सकते हैं चीजों को। एक मतलब बहुत बड़ा एक नॉलेज बेस है, जहाँ पे टैक्टिक्स, टेक्निक और प्रोसीड्यूर तीनों चीजें अवेलेबल है। ये मैंने वेबसाइट का लिंक डाल रखा है, इस पे क्लिक करके डायरेक्ट आप इसे देख सकते हो। अब बात करते हैं हैकिंग के अंदर कुछ टर्म्स यूज होती हैं, जैसे वल्नरेबिलिटी, पेलोड, एक्सप्लॉइट, जीरो डे अटैक, सीवीज। ये क्या होती है? अब इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वल्नरेबिलिटी जो होती है लूपहोल, जिसे बोलते हैं वीकनेस। बात करते हैं पेलोड। पेलोड क्या है? एक मेलिशियस स्क्रिप्ट होती है, यूज टू परफॉर्म मेलिशियस एक्टिविटी। मतलब इसकी हेल्प से हम कोई भी मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सप्लॉइट की। एक्सप्लॉइट क्या होता है? ये वल्नरेबिलिटी और पेलोड का कॉम्बिनेशन होता है। जब हम कोई भी वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं, उस उस वन, उस वल्नरेबिलिटी का जब हम फायदा उठाते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उसको एक्सप्लॉइट बोलते हैं हम।
मतलब किसी भी वीकनेस का फायदा उठा के उसके अंदर कंट्रोल लेना, उसको एक्सप्लॉइट बोला जाता है। एक एडवांटेज, उसका फायदा उठाना। अब बात करते हैं जीरो डे अटैक। एक होता है जीरो डे अटैक और एक होता है जीरो डे वनएबिलिटी। मतलब जीरो डे वनएबिलिटी वो होती है ऐसी वनएबिलिटी जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई है। वो सिर्फ जो अटैकर है उसी को पता है। जब अटैकर, वो होती है जीरो डे वनएबिलिटी। अब बात करते हैं जीरो डे अटैक। जो जो जीरो डे अटैक होता है, जो वनएबिलिटी थी जीरो डे वनएबिलिटी, वो जब टारगेट सिस्टम उसका फायदा उठा लेता है, अटैक परफॉर्म कर देता है, तो वो कहलाती है जीरो डे अटैक। वो मतलब डिस्क्लोज नहीं हुई होती, और सामने वाला जो पर्सन होता है जिसकी वेबसाइट है जहाँ पे वो जीरो डे वनएबिलिटी मिली है, वो उसको भी पता नहीं होता और डेवलपर को भी पता नहीं होता। अगर हम डायरेक्ट उस वनएबिलिटी का फायदा उठाकर उस पर अटैक परफॉर्म कर देते हैं तो उसे जीरो डे अटैक बोला बोला जाता है। अब बात करते हैं सीवीज की। ये क्या होती है? कॉमन वनएबिलिटीज एंड एक्सपोजर आर पब्लिकली disclosed cyber security vulnerabilities that hackers can exploit to compromise system and data। मतलब जो हैकर्स को पब्लिकली डिस्क्लोज हुई वनएबिलिटी मिली है और उनका फायदा उठाकर सिस्टम को कंप्रोमाइज करना सीवीज कहलाता है। मतलब एक नंबर होता है ये, सीवीज नंबर होता है। जब हम टेस्टिंग करेंगे उस टाइम में आपको दिखाऊंगा कि एक सीरीज क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या क्या होती है इनके अंदर, क्या स्क्रिप्ट होती है, क्या कोड होता है। हम बात करते हैं हैकिंग फेजेस की। हैकिंग के 5 फेज हैं जो हर एक हैकर यूज करता है। रिकॉनेंस, फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग एंड एनिमेशन, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस एंड कवरिंग ट्रैक। अब बात करते हैं रिकॉनेंस की, फुटप्रिंटिंग की, जिसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करना। इसके अगर मैं बताऊं आपको, ये हैकिंग का फर्स्ट पेज होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, जो टारगेट सिस्टम होता है हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। वो और जो इंफॉर्मेशन लाइक, जैसे उसके सोशल मीडिया अकाउंट का हमें पता लगाना है, वो किस टाइम कहाँ पे जाता है, ये मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। वो कंपनी का नाम क्या है उसकी का, कितने बजे से कितने तक वो ड्यूटी करता है, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है हमें। वो पूरे दिन में क्या क्या स्टेप फॉलो करता है, क्या क्या चीजें करता है, कहाँ पे जाता है, क्या काम करता है। फर्स्ट स्टेप पे ये दो तरह का होता है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं हम, ये दो तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। एक पैसिव इन्फॉर्मेशन होती है, एक्टिव इन्फॉर्मेशन होती है। पैसिव इन्फॉर्मेशन होती है जो जैसे सोशल मीडिया हो गया उसका, उसके बारे में हमें पता लग गया, वो पैसिव में आएगी। और एक्टिव क्या होती है? जो टारगेट सिस्टम है हमारा, उसका जो लैपटॉप है या उसका जो सिस्टम डिवाइस है, डायरेक्ट हम उसके साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे वो किसी कैफे में बैठा है और वो वॉशरूम के लिए गया अपने लैपटॉप को वैसे ही छोड़ के, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके उस लैपटॉप को यूज करूंगा, तो वो क्या होगा, मेरा एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होगा। मैं खुद पास जाके लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ और उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ, वो एक्टिव में आएगा। और पैसिव में क्या होगा, मेरा डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होगा उसके सिस्टम के साथ, मैं दूर से ही उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करूंगा, वो पैसिव में आएगा। तो तरीका होता है फुट प्रिंटिंग, जिसे हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। बात करते हैं सेकंड स्टेप की, जो सेकंड फीचर स्कैनिंग। अब जो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की है उसकी हेल्प से हम स्कैनिंग करेंगे। इन दिस फेज हैकर्स आइडेंटिफाई लाइव, मतलब जैसे हमें किसी नेटवर्क को स्कैन करना है तो हम नेटवर्क स्कैन करेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज फाइंड करेंगे, लाइव होस्ट चेक करेंगे, स्कैन करेंगे, ओपन पोर्ट्स कितने हैं उसके अंदर, सर्विसेज कौन कौन सी चल रही हैं, उन सर्विसेज के अंदर वल्नरेबिलिटी है या नहीं, हम आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब स्कैनिंग करेंगे उसके सिस्टम पे, उसके नेटवर्क पे, और वीकनेस फाइंड करेंगे और उनको एक्सप्लॉइट करेंगे फिर। अब बात करते हैं गेनिंग एक्सेस की। अब जो वीकनेस हमें मिली है उसका उसको एक्सप्लॉइट करके हम उसके सिस्टम को एक्सेस करेंगे, उसके अंदर कंट्रोल गेन करेंगे अपना। जैसे दिस पेज फोकस ऑन एक्सप्लॉइटिंग आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटीज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस है। मतलब बिना परमिशन के सिस्टम को एक्सेस करेंगे, उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस लेंगे। मेथड इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होगा, पासवर्ड क्रैकिंग होगी, एक्सप्लॉइटिंग सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज एंड सोशल इंजीनियरिंग। The objective is to enter the system while testing the uh, effectiveness of security measures। ठीक है, अब बात करते हैं मेंटेनिंग एक्सेस, जिसे परसिस्टेंस भी बोलते हैं। अब अगर मैंने किसी सिस्टम पे एक्सेस ले लिया फॉर एग्जांपल, और एक्सेस लेने के बाद मैंने वो लैपटॉप यूज कर रहा है, तब तक मेरे पास एक्सेस है। अगर वो लैपटॉप को शट डाउन करता है, रिस्टार्ट कर देता है,
तो मैं वहां से अपना एक्सेस खो देता हूँ। अब इस चीज में हम क्या कर सकते हैं, जब हमने किसी सिस्टम का कंट्रोल लिया, एक्सेस किया, उसको गेन किया, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक बैकडोर क्रिएट करेंगे या एक मालवेयर डाल देंगे उसके अंदर, जो क्या करेगा, जब भी उसका सिस्टम ऑन होगा, स्टार्ट होगा, पावर ऑन होगा, तो वो क्या करेगा, हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन सेंड करता रहेगा, हमसे कनेक्शन बनाएगा जो सीट, जैसे किसी ने मेरे इस सिस्टम में कोई मालवेयर इंस्टॉल कर दिया। अब जैसे कंट्रोल ले लिया उसने, एक्सेस ले लिया। अब मैं अगर मेरे लैपटॉप को शट डाउन कर देता हूँ, तो उसका एक्सेस चला जाएगा, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसको वो स्टेप दोबारा फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो मेरे सिस्टम में एक्सेस लेने के बाद कोई मालवेयर, या अगर मैं आपको दिखाऊं, वो मेरे स्टार्टअप फोल्डर में आएगा। यहाँ पे मेरे जितने भी एप्लीकेशन है, ये क्या होती हैं, स्टार्टअप एप्लीकेशन। जब भी हमारा लैपटॉप स्टार्ट होता है, ये जितनी भी एप्लीकेशन या सर्विस है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है बैकग्राउंड में, ये सो नहीं होती। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ, जैसे ये वो एक्सप्रेस वीपीएन, जैसे ये वो मालवेयर है, उसने इस मालवेयर को यहाँ पे डाल दिया है। अब अगर मैं चाहे सिस्टम को रिस्टार्ट करूं, फिर डाउन करूं, तो कोई फायदा ही नहीं होगा मेरे इसका रिस्टार्ट और शट डाउन करने का। जब क्योंकि ये स्टार्ट में पड़ा हुआ है, और जब भी हमारा सिस्टम ऑन होगा, तो ये एक्सप्लॉइट रन होगा। रन होने के बाद ये हमारी जितना भी कंट्रोल है, वो सारा का सारा अटैक करके पास सेंड करता रहेगा, भेजता रहेगा, और इसी के थ्रू वो हमारी चीजों को एक्सेस कर पाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, तो उसका रिमूव चला जाए, अच्छा चला जाएगा, यहाँ से कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो। ये इस तरीके से काम। अब बात करते हैं कवरिंग ट्रैक, मतलब मेंटेनिंग एक्सेस के अंदर हम जो हमारा एक्सेस है वो मेंटेन करके रखते हैं हम, ताकि हम लॉस ना कर पाए उस चीज को, दोबारा दोबारा हमें स्टेप फॉलो ना करने पड़े। अब बात करते हैं कवरिंग ट्रैक। अब मैंने एक्सेस बना लिया उसके अंदर, अब मैं सिस्टम के अंदर घुस चुका हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ सिस्टम को। अब जो हमारा सिस्टम है ना, वो ऑन होने से लेकर बंद होने तक लोग जनरेट करता रहता है कि मैंने फर्स्ट टाइम में क्या किया, सेकंड में क्या किया, मैंने मतलब कि जो जो चीजें मैंने एक्सेस की, वो सभी के लोग क्रिएट होते रहते हैं। अब इन लोग को इरेज करना होता है, उसको बोलते हैं कवरिंग ट्रैक। मतलब जो जब हम कहीं पे जाते हैं, तो हमारे पाँव के फुटप्रिंट रह जाते हैं, तो उन फुटप्रिंट को इरेज करना होता है ट्रैकिंग कवरिंग ट्रैक के अंदर। उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्नोग्राफी का यूज कर सकते हैं, रिमूविंग ट्रेसिस ऑफ मालवेयर, जो मालवेयर जैसे सिस्टम के अंदर जो मालवेयर सॉफ्टवेयर है, जो हमें ट्रेस कर रहा है, उसको रिमूव कर सकते हैं, लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके अंदर इस तरीके से काम करता है, मैं कवरिंग ट्रैक। ये पांच फेज है। इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे फर्स्ट में, फिर स्कैनिंग करेंगे, थर्ड में सिस्टम का एक्सेस लेंगे, कंट्रोल लेंगे, फोर्थ में हम क्या करेंगे, उस मेंटेन को एक्सेस करके, मतलब मेंटेन करके रखेंगे उस एक्सेस को। फाइव में क्या करेंगे, एक्सेस लेने के बाद जो जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है, जो हमारे टैब वहाँ पे, जो हमारा आईपी एड्रेस वहाँ पे, मैक एड्रेस वहाँ पे हमारा स्टोर हो गया, उसको रिमूव करेंगे वहां से। ये फाइव फेज जैसे काम करते हैं। अब बात करते हैं सीआईए ट्रेड की। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। जितनी भी चीजें हम हैकिंग के अंदर करते हैं, ये मतलब फाउंडेशन है एक तरीके से, सभी इसी के ऊपर डिपेंड है। सी ट्रेड अब होता क्या है, सी ट्रेड क्या होता है, कॉन्फिडेंटिलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। हम बात करते हैं कॉन्फिडेंटिलिटी क्या होती है। इंफॉर्मेशन इज ओनली एक्सेसिबल बाय द राइट पर्सन। मतलब इसके अंदर क्या है, जैसे हमारी यूजर नेम और पासवर्ड होता है, अगर हम वो क्या होता है, हाइड होता है, हमें ही पता होता है। अगर हमारी यूजर नेम और पासवर्ड किसी को पता चल जाए, किसी वेबसाइट की, किसी एप्लीकेशन की, तो कॉन्फिडेंटिलिटी ब्रेक हो जाती है। जो ऑथोराइज पर्सन होता है, सिर्फ वही एक्सेस कर पाई चीजों को, वो कहते हैं कॉन्फिडेंटिलिटी होती है। अब बात करते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होती है, ओनली टेम्पर्ड बाय ऑथोराइज पर्सन। क्या, इंटीग्रिटी इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन कैन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमने सेंड किया, जैसे ए से बी के पास जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे थे, वो इन्फॉर्मेशन अगर बीच में चेंज हो जाती है, जैसे मैंने ए पर्सन है कोई और बी पर्सन है, ए पर्सन ने बी पर्सन के पास मैसेज सेंड किया हेलो, अगर वो
हेलो की जगह किसी ने चेंज करके हाई कर दिया, तो क्या वहां पे इंटीग्रिटी ब्रेक हो गई। मतलब एंड टू एंड इंक्रिप्ट, जैसे हम व्हाट्सअप अगर आप ओपन करते हो तो आप नीचे लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्ट, वो चीज वही है, इंटीग्रिटी मेंटेन है वहां पे। अगर हमारी इंटीग्रिटी ब्रेक हो जाती है तो कोई भी, जैसे मैन इन द मिडिल अटैक इसी की वजह से होता है, यहीं पे काम करता है वो, जाता है कि ए पर्सन और बी पर्सन के बीच में हैकर आएगा और वो दोनों के मैसेज पढ़ेगा और उन दोनों चीजों को चेंज कर सकता है। अगर वो चेंज कर पा रहा है तो इंटीग्रिटी ब्रेक हो रही है, अगर नहीं कर पा रहा तो इंटीग्रिटी मेंटेन है। इंटीग्रिटी के अंदर ये चीज होती है। अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इंश्योर दैट information is only available to the right person at the right time. Whenever the information is required, it should be available. मतलब अवेलेबिलिटी के अंदर है, जैसे बैंक अकाउंट है हमारा, अगर हमें कहीं पे ट्रांजैक्शन करनी है, अब मेरे को अभी ट्रांजैक्शन करनी है, अगर मैं वो ट्रांजैक्शन अभी इस टाइम पे नहीं कर पा रहा, मैं कोई प्रॉब्लम आ रही है सर्वर रिलेटेड कोई भी, तो वहां पे क्या है, अवेलेबिलिटी ब्रेक हो रही है। जो भी सर्विस हम यूज कर रहे हैं वो हमें 24/7 हमें अवेलेबल रहनी चाहिए, जब हमें उसकी जरूरत है तब हम उसका यूज कर पाए। अगर नहीं कर पा रहे तो वहां पे अवेलेबिलिटी ब्रेक हो रही है। ये था सीआईई ट्रेड। अब जब हम बात करते हैं पेंट्रेशन टेस्टिंग की, टीम होती है जो, आपने सुना ही होगा, रेड टीम, ब्लू टीम, पर्पल टीम। ये फेज मैं वहां पे मिस कर गया था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया था। अब बात करते हैं रेड टीम की। रेड टीम परफॉर्म लाइक ए हैकर, ये हैकर की तरह होता है, ट्राई टू हैक इनटू कंप्यूटर सिस्टम, फिजिकल सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी। तो ये हैकर की तरह काम करता है। इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना, फिजिकल सिक्योरिटी को हैक करना, नेटवर्क सिक्योरिटी को हैक करना। तो ये हैक करने का काम करता है रेड टीम, रेड के अंदर, जो अटैक परफॉर्म करने का काम करता है। बात करते हैं ब्लू टीम। ब्लू टीम क्या करती है, एक्ट एज ए डिफेंडर, मतलब ये प्रोटेक्शन करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। इम्प्लीमेंट नेसेसरी सिक्योरिटी चेक टू इंश्योर सिस्टम सिक्योरिटी, मतलब सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी चेक करेगा, कोई लूप होल तो नहीं है, अगर है तो उसको फिक्स करेगा। ब्लू टीम आल्सो वर्क इन इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, जो सोक टीम होती है, वहाँ पे ये काम करते हैं ब्लू टीम वाले। अब बात करते हैं पर्पल टीम। पर्पल टीम रेड टीम और ब्लू टीम दोनों कॉम्बिनेशन होती है, कभी ये ब्लू टीम वाला काम करते हैं, कभी ये रेड टीम वाला काम करते हैं। अब बात करते हैं रिस्क। व्हाट इज रिस्क? वर्ड ऑफ रिस्क इज प्रिपेयर्ड बाय इटसेल्फ। रिस्क, पहले तो मैं बात करता हूँ रिस्क होता क्या है। रिस्क होता है पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक, मतलब हैक होने का चांस, पोटेंशियल डैमेज ऑफ सिस्टम एंड डाटा और इट्स रिसोर्स। ठीक है। अभी इसके अंदर क्या होता है, थ्रेट, वल्नरेबिलिटी एंड इम्पैक्ट। इसको क्या होता है, इक्वल रिस्क, मतलब थ्रेट मतलब हैकर, हैकर क्या करेगा, और वल्नरेबिलिटी मतलब वीकनेस, और इम्पैक्ट उस पर क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। हैकर क्या करेगा, एक वल्नरेबिलिटी को फाइंड करेगा, वीकनेस को फाइंड करेगा, उसको फायदा उठाएगा, एक्सप्लॉइट करेगा उसको, और एक्सप्लॉइट करने के बाद, उसको हैक करने के बाद उस पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो इम्पैक्ट वो उसकी इंटेंशन क्या है, डाटा ब्रीच करेगा, जो भी उसकी इंटेंशन है उसके हिसाब से वो चलेगा। वो होता है रिस्क, मतलब पॉसिबल जो चीजें होने वाली हैं, पॉसिबिलिटी है उनकी कि ये चीजें हो सकती हैं। बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। और रिस्क को मैनेज कैसे कर सकते हैं, एक मतलब प्रोसेस है, रिस्क को जो आइडेंटिफाई करेगी, उसको एनालाइज करेगी और उसके इम्पैक्ट को देखेगी, ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो आज का था ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल। आप बताना आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी। अगर कुछ चीजें मैं इसके अंदर मिस कर रहा हूँ, आपको लगता है कि ये चीजें भी ऐड करनी चाहिए, तो आप बताना, मैं वो चीजें भी कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मेरे हिसाब से ये चीजें इनफ थी। और एक चीज और, एक चीज जो मैंने मिस कर दी, वो आपने खुद, मैंने मिस नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं डाली, वो आपने खुद पढ़ के आनी है, जो कि है लॉज। साइबर सिक्योरिटी के जितने भी लॉज है वो आपको पढ़ के आने हैं। जैसे 2000 का लॉज एक इंडिया का लॉ है, और जो ग्लोबली और इंटरनेशनल लॉज हैं साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, वो पढ़ के आने हैं आपने, कि अगर आप किसी का भी सिस्टम इलीगल तरीके से हैक करते हो, अनऑथराइज एक्सेस लेते हो, तो आप पे कौन सा केस लग सकता है, कौन सी धारा लग सकती है, कितनी पेनल्टी लग सकती है आप पे, कितने साल की जेल हो सकती है। ये चीजें आपने खुद कवर करके आनी है, पढ़ के आनी है, और इन चीजों का आपको पता होना जरूरी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने पढ़ के आना है, ये आपका होमवर्क है एक तरीके से, आपको इसी में पढ़ के आना है।
और एक बात और, इस इथिकल हैकिंग के कोर्स के अंदर जितने भी चीजें आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, ट्राई करोगे, वो सभी आप अपने बिहाफ पे और एक सिक्योर इन्वायरमेंट के अंदर करोगे, ना ही किसी भी मतलब रियल लाइफ वेबसाइट या रियल किसी भी पर्सन पे अटैक परफॉर्म करोगे। अगर आप ऐसा करते हो, वो आप अपनी जिम्मेवारी पे करोगे। मैं उस चीज के लिए कोई भी मतलब सहमति नहीं देता, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं होगा। मैं सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज के लिए कोर्स बना रहा हूँ। अगर आप अपनी इंटेंशन के बिहाफ पे कोई ब्लैक हैकर वाला काम करते हो, तो उसकी जिम्मेवारी आप खुद की होगी। जो भी आपको पेनल्टी जेल जो होगी, वो आप पे ही लगेगी। उसमें मेरा कोई हाथ नहीं होगा। मैं सिर्फ ये एजुकेशन पर्पज के लिए चीजें दिखा रहा हूँ आपको। और मैं खुद भी जो चीजें आपको दिखाऊंगा, वो एक सेफ और सेफ इन्वायरमेंट में यूज करके दिखाऊंगा। कोई भी ऐसे डायरेक्ट किसी पब्लिक या वेबसाइट पे अटैक करके नहीं दिखाऊंगा। उससे मेरे पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और मेरे पे भी फिर जेल जाने की और पेनल्टी लगने के चांसेस आते हैं। और यूट्यूब फिर उसको मेरी जो वीडियो में अगर ऐसा करूंगा, तो उसको रिमूव कर देगा और मेरे को स्ट्राइक दे देगा। और मेरे चैनल वैसे भी मोनेटाइज नहीं है। मैं सिर्फ ये आपको एजुकेशन के लिए और आप लोगों को एजुकेट करने के लिए ये चीजें बता रहा हूँ। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।